अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक और यू। सर आज हम ज़रा बात करेंगे, एक तो इमरान खान साहब को फिर अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई थी, फिर अरेस्ट नहीं हुए। दूसरा 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे बताती चलूँ, फिर जो है वो आप बात कर लिएगा कि सर एक हमारे ये बात भी चल रही है कि इमरजेंसी लगाने की बात भी लोग कह रहे हैं कि सोची जा रही है, और उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया बंद करने के ऊपर भी फैसला हो सकता है, क्योंकि वो एक तरह का मार्शल लॉ होगा। उस पे भी ये बात करेंगे आपसे, और साथ-साथ अफसार आलम साहब जो हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज फिर एक आर्टिकल जो है वो लिखा है, और बड़ी मेरी खुशनसीबी कि आज अफसार साहब मुझसे मिलने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। और आप भी हमेशा उनकी तारीफ़ किया करते हैं, बात करते हैं, वो आर्टिकल भी मैंने आपको फॉरवर्ड किया था। तो सर हम बात शुरू करते हैं अफसार साहब से और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी। देखिए, अबसार आलम साहब, मैं समझता हूँ, मेरा माई हैट ऑफ फॉर देम, उनके लिए खासकर कि वो इस वक़्त में, इस टाइम पर जिस तरीके से वो अपने अपने आप बीतियाँ, ही इज़ अ वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और सहाफ़त के लिए और आज़ादी सहाफ़त के लिए मैं समझता हूँ उनकी बड़ी बड़ी सर्विसेज़ हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह के इंसानों की वजह से पाकिस्तान के अंदर कुछ तब्दीली आएगी, लोगों को मलाल होगा जो करते रहे हैं। आज उन्होंने फिर हर पाकिस्तानी के ज़मीर को झंझोड़ा है। आज जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, मैं समझता हूँ उससे अगर पाकिस्तानी कोई भी जरा सोचे तो उसका सर जो है वो शर्मिंदगी से झुक जाएगा उसको पढ़ने के बाद। उन्होंने जो पहले खैर जो लिखा था आर्टिकल, वो भी बहुत ज्यादा था। बहुत उसमें भी खासकर लोगों के अपने इख्तियारात को मिसयूज करना, अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल के अपने इंटरेस्ट के लिए बिजनेसमैनों को तंग करना। और आज तो खैर उन्होंने गैरतमंद पाकिस्तानियों की गैरत की धज्जियां उड़ा दी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अपने मकासद को हल करने के लिए किस तरीके से लड़कियां को, पाकिस्तानी बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूं कि अब इससे आगे क्या देखना होगा। इससे आगे अब इमरजेंसी है, आपने खुद जिस तरह फरमाया है आरजू, इसके बाद इमरजेंसी की मैं समझता हूं इमरजेंसी का जवाब पैदा हो जाता है। अबसार आलम साहब के अगर दोनों आर्टिकल पढ़े, या तो फिर ये जो लोग इसके जिन्होंने ये किया है, या उनके कोर्ट मार्शल हो, उनको सजा दी जाए, उनके ट्रायल पब्लिक में किए जाए। या तो ये हल है, या फिर इमरजेंसी है, या फिर मार्शल आए, उसके अलावा तो दूसरी चीज कोई नहीं। क्योंकि ये एक पस्तियों की एक डेप्थ है जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिख दी। मैं खुद शर्मिंदा हूं उनका आर्टिकल पढ़ के, बल्कि उसके कंटेंट्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऑन 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 द मीडिया कि जो कुछ उन्होंने लिखा है। मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी को चाहिए कि ये दोनों आर्टिकल जो है उनके जरा तफसील से। अब मैं खान साहब के, आप गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, मैं उस पर कुछ बताना चाहता हूं। आज से कुछ दिन पहले एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 4 वजूहात बताई थी खान साहब की कि गिरफ्तारी क्यों नहीं दी जा रही, गिरफ्तारी से छुपते क्यों फिर रहे खान साहब। उसमें जो 4 वजूहात थी उनकी, ये बड़े 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 मुस्तनद जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं हवाला दे रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि शायद इन्होंने खान साहब, जिस तरह जरदारी साहब ने फरमाया था, शायद छिपलियों से डरते हैं, इनको डर लगता है छिपलियों से और दूसरे इंसेक्ट से डर लगता है। दूसरा, उसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब जब पिछली दफा जेल गए थे तो उसका एक्सपीरियंस उन्होंने उस जर्नलिस्ट के साथ शेयर किया था। उन्होंने कहा था जी कि दिन के टाइम जब मैं जेल गया तो लोग आके मिलते थे तो मुझे कोई महसूस नहीं हुआ, जब रात को उन्होंने दरवाजा बंद किया था तो मुझे लगता था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, एंग्जाइटी का अटैक। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह, उन्हें खौफ इस बात का है कि अगर मैं जेल गया, क्योंकि ये वन मैन शो है, मैं अगर गया तो इस वक्त उनको डर है पीछे शाह साहब हाईजैक कर जाएंगे, परवेज खटक साहब हाईजैक कर जाएंगे, परवेज अलाई साहब हाईजैक कर जाएंगे। तो उन्हें खतरा है कि अगर मैं जेल में गया तो ये पीछे से मेरी पार्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी। चौथी वजह उन्हें यह है कि ये जेल में गए तो पीछे से इलेक्शन हो जाएंगे और खान साहब फारिग हो जाएंगे। इन खदशात की वजह से वो जेल जाना नहीं चाहते, जो कि ज्यादती है मेरी नजर में। आरजू, अगर खान साहब आज जो गलतियां इन्होंने आज तक की हैं, एक सबसे बड़ी गलती ये की है कि इन्होंने नेशनल असेंबली में इन्होंने इस्तीफे दिए, वहां से भाग गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह क्रिकेट का कैप्टन जो है वो खेलने से इनकार करे और जाती दफा विकेटें भी उठा के साथ ले जाए।
सियासतदान अगर असेंबली में नहीं बैठेगा तो फिर क्या करेगा? अगर वहां बैठते तो इनका कद बहुत बड़ा हो जाना था। इसी तरह मैं कहता हूँ खान साहब आज अगर जेल में चले जाए, इनका कद फिर बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन डैमेज हो रहा है। दूसरा, खान साहब की रिप्यूट को डैमेज हो रहा है। और उसमें पांचवा पॉइंट मैं ये चाहता हूं कि शायद हुकूमत इनको गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती, वो वैसे ही भगा भगा के इनको आउट ऑफ जो है वो, और किसी हद तक वो कामयाब हो रहे हैं वो इस तरीके से कि 2 करोड़ के शहर लाहौर में से अगले दिन इन्होंने जो अदालतें बचाओ रैली निकाली है, ये तो कोई तादाद लोगों में कुछ भी नहीं थे, 400 लोग थे मेरे ख्याल में, बड़ी मुश्किल से। और हर बंदे ने उसको कैलकुलेट करके कहा इनकी वो रैली फेल थी। तो दर हकीकत इस वक्त खान साहब के गुब्बारे से हवा निकल रही है, बड़ी तेजी से निकल रही, इसमें कोई शक नहीं। वहां पे जो बल्कि हादसा हुआ है, जिसको एक जो बच्चा जिले शाह जो था वहां पे, उसका भी अफसोस है, गलत हुआ है। अब उसके जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ पहले जो जिम्मेदार उसके वालिदैन है, जिन्होंने उसको खुली छुट्टी दे रखी थी, कोई ना स्कूल जाता था ना कोई काम करता था, सुना सारा दिन आके बाद टेंट में बैठ के गाने गाता रहता था, खान साहब की तारीफें करता रहता था। दूसरा खान साहब है उसके जिम्मेदार, और तीसरी पुलिस है। मुझे सर्कमस्टांसेस का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि किसी माँ का बच्चा मर गया। बिल्कुल, ये सख्त ज्यादा। और खान साहब ने उसके पेरेंट्स को घर बुला के जो है वो ताजियत की है बजाय जाने के। वो तो हर एक को कहते हैं ना, वो तो इस तरह। वो पिछले दिनों इन्होंने खान साहब का क्रिकेटर दोस्त था, बड़ा पुराना एक दोस्त था, वो फौत हुआ, तो इन्होंने उसके घर मैसेज भेजा कि मेरे दरबार में पेश हो जाए, मैं उसका अफसोस करना चाहता हूँ। और उसके बच्चे नहीं आए थे वहां। वो तो फिर बादशाह है ना, मुगलिया बादशाह, अकबर बादशाह ऐसे ही करता था अपने तौर पर। वो तो लोग तो, बादशाह तो नहीं जाता ना किसी के घर में, लोग बादशाह का दिल कर रहा है आज किसी का अफसोस कर रहा है तो कहते हैं हाजिर कर दें उसको। इसी तरह उसके बाप बुजुर्ग आदमी था, सफेद दाढ़ी लेके हाजिर हो गया वो, उन्होंने कहा भी हाँ भी मुझे बहुत अफसोस है, चले जाओ घर चले जाओ। तो वक्त के बादशाह है, मुगल आजम है। लेकिन ये कि अंदर हकीकत मुझे इन पे अफसोस नहीं है, मुझे इनके बनाने वालों पे अफसोस है। मुझे इनके बनाने वालों पे अफसोस है, जिनको आदत बन चुकी है कि अयूब खां के बाद से अब तक इन्होंने ये इसी तरह के द्योता क्रिएट किए हैं हमारे लिए। हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की, हमारे लिए एक द्योता क्रिएट किए जाते हैं एजेंसियों के जरिए। एजेंसियों को ऑर्डर दिया जाता है कि भाई अब लोगों को टीवी आपके चैनल्स पे साफ रिपोर्टिंग करनी है, खिलाफ अमीरुल मोमिनीन बनाना है, इसके खिलाफ बात नहीं करनी, फिर मारते हैं, फिर लेजिस्लेशन के लिए उठा के लाते हैं। देखिए, मुझे उन पे दुख है, इस पे क्या दुख होना है? इसके इख्तियार में क्या है? कुछ भी नहीं। तो जनरल फैज को भी तो बुलाया है नैब ने, नहीं कुछ कर पाएंगे? स्टोरी बताता हूँ आपको। उनके खिलाफ नैब में जो चकवाल के कुछ लोगों ने सिग्नेचर करके तो जब एप्लीकेशन दी, लेकिन वो अनोनिमस थी, वो रिजेक्ट करके वापस कर दी गई है कि अगर करना है तो खुल के सामने आए। तो वो कौन आएगा? मारना है किसी ने मरना है, जान देनी है किसी ने। लेकिन मेरे ख्याल में जनरल फैज को मेरा हर इंसान को पता है, हर इंसान को पता है। उनके भाइयों का भी जी, भाइयों का भी। उनके भाई जो पटवारी से प्रमोट होके गए थे नैब तहसीलदार, उस वक्त न्यूज में उनकी खबर आई थी। और उसमें बात यह है कि इस वक्त मैं आपको आरजू, पाकिस्तान का अलमिया यह है, वहां इनकी मर्जी के बगैर तो चिड़िया पर नहीं मार सकती भाई। हर इंसान को पता है ये कौन सी ढकी छुपी है, ये गलत बात। पूरी दुनिया को पता है, कोई सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है। पिछली दफा अमीरुल मोमिनीन अमेरिका आए थे तो साथ बुलाया गया था बाजवा साहब को भी, क्योंकि असल तो ताकत उनके पास थी, सारा कुछ साइन तो उन्होंने किए थे कॉन्ट्रैक्ट का। और लेकिन ये कि इस वक्त अगर पाकिस्तान के अगर आप मेरे ख्याल में इमरजेंसी या किस तरह का स्टेप आपने जल्दी ना लिया तो आपके हालात जो है आपके हाथों से निकलते जा रहे हैं, आपके हालात। क्योंकि इस वक्त आपकी ब्लीडिंग बड़ी सख्त तरीके से हो रही है, करप्शन इतनी हो चुकी, बढ़ चुकी है, इसकी हद नहीं है। क्योंकि जब भी हुकूमत करने वाले कमजोर होते हैं, जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट छुप गई है, ऊपर चादर लेकर बैठ गई कोने में, तो अफसरों की तो फिर लाटरियां निकल आई ना। वो तो रिश्वत के रेट अब वो तो बहुत बहुत खुल के, वो कहते ना, वो तो क्रीज से आगे निकल के खेल रहे हैं। इस वक्त आपके खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इतनी रिश्वत चल रही है, इतने इतने प्रोजेक्ट बिक रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और यहाँ पे लोग वाशिंगटन डीसी वाले भी देख के परेशान है। तभी तो वो कहते हैं, अगले दिन नेट प्राइस को जब पूछा गया या क्वेश्चन पाकिस्तान के IMF के बारे में, तो उसने कहा उनसे
उनकी शरायत माने, वो जो जिस तरह चाहते हैं पाकिस्तान चलाएं उस तरीके से चलाएं। आप ये देखें श्रीलंका अगले दिन गया IMF फौरन उन्होंने पैकेज मिल भी गया। लेकिन आपकी जब वो देखते हैं कि टिम हॉर्टन की लाइनें, जब वो आपके देखते हैं केंटकी फ्राइड चिकन, और जब देखते हैं आप लोगों की बिजनेस क्लास की फ्लाइटें उड़ती हैं वहां से, और फिर जिस तरीके से लंदन में जो ड्रामे होते हैं, करोड़ों अरबों की गेमें चलती हैं, IMF वाले को अंधे तो नहीं ना, वो भी नाक में रोटियां तो नहीं डाल रहे ना, वो भी तो अपने लालच में देखते हैं आपने किस खूबसूरती के साथ चाइना को $26 बिलियन का चूना लगाया और पिज्जे बना लिए आपने, वो अंधे तो नहीं ना। उनकी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके एम्बेसडर जो है वो भी मरासले भेज रहे हैं वापस, जो जाप कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आपको IMF की जरूरत नहीं है, आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, आपको अखलाकियात की जरूरत है, IMF की जरूरत नहीं है। अगर मेरी तो रिक्वेस्ट होगी IMF को, आपको पैसे ना देना, उसकी वजह यह है कि IMF के पैसे जो हैं वो सिर्फ 5,000 लोगों के बच्चों को फौरन वापस दुबई और लंदन और टोरंटो आ जाएंगे, वो किसी गरीब आदमी के लिए नहीं है। अब तो बल्कि IMF ने आपको कहा है, इनसे उन्होंने कहा कि हमने आपको टैक्स लगाने के लिए अमीर लोगों पे कहा है, तो आप ये गरीबों पे टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने भी कहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दी। लेकिन आपको IMF की जरूरत नहीं है, आपको अखलाकियात की जरूरत है, आपको इस्लाम की जरूरत है, आपको इस्लाम को समझने की जरूरत है। इस्लाम की जो आप बेदबी बार बार करते हैं, जिहाद और अमर बिन मारूफ और ये कारोबार के लिए, वोटों के लिए इस्लाम का नाम आपने जो बना रखा है, ये प्लीज इसको बंद करें। ये आप इस्लाम की आप तौहीन करते हैं। और दूसरा, आपको पाकिस्तानियत चाहिए। खुदा के लिए आपने 76 साल से पाकिस्तान नहीं बनाया, अब पाकिस्तान बना लें अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये ना हो कोई ये नाम कोई और ले जाए, ये ना हो ये ट्रेडमार्क कहीं और चला जाए पाकिस्तान, फिर क्या करेंगे आप? सर साथ साथ उन्होंने जो है मरियम नवाज बार बार कह रही हैं कि जनरल फैज के लिए कह रही हैं कि जी इनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, लेकिन बाजवा साहब का नाम नहीं ले रही। इमरान खान साहब तो उनको भी कह रहे हैं। आपके ख्याल से होना चाहिए, हो सकता है, पॉसिबल है क्या? लेकिन देखिए उनके दायरा कार में नहीं है, वो सियासी नहीं है। देखें, अगर देखा जाए तो ये फौज का अपना एक मसला है। इस वक्त सबसे ज्यादा डैमेज जो हुआ है वो फौजी अदारा है, उसकी रिप्यूट हुई है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं कि अपनी रिप्यूट ठीक करें। वो उनका इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि अपने अंदर अपना एक प्रोसेस करें कि ये लोग इस तरीके से क्यों इतने लोट पड़ी रही है। भाई ये जो एलिगेशन है इनको क्लियर करें, अपने नाम को ठीक करें। और दूसरा सबसे बड़ा अदारा जो खत्म हुआ है वो अदलिया है। हर जज का कोई दामाद है, MPA है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, समझ तो। और उनके आगे वो क्या कहते हैं, फ्रंट मैन है, प्रॉपर्टियां बन रही है, तमाशा। इतनी अपने नाम को क्लियर करना होगा इनको। ये तो उनका अपना इंटरनल को प्रोसेस होना चाहिए अगर बचना है इन इदारों ने, वरना आपकी कोई इज्जत थोड़ी रह चुकी। बल्कि अब तो वो आपके वो जज साहब ने कह दिया कि हमारे लफ्जों के साथ मुअज़्ज़ज़ भी ना लिखा जाए, ऑनरेबल ना कहा करें, हम ऑनरेबल है ही नहीं। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया। तो ये अब मेरे ख्याल में मरियम नवाज को तो वो तो सियासी बयान एक देती हैं, लेकिन इन इदारों को खुद अपनी रिप्यूट का कुछ होना चाहिए। आखिर इन्होंने ये कस्में खाते हैं रोजाना, कहते हैं ईमान इत्ताअत तंजीम है हमारा मोटो ये है, जिहाद फी सबिलिल्लाह इनका मोटो है। तो ये जिहाद फी सबिलिल्लाह, अब्सार आलम का जो आर्टिकल है ये जिहाद फी सबिलिल्लाह के बारे में, इस पे एक्शन लेना। कौन एक्शन लेगा? ये तो उनकी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। ये दोनों अब्सार आलम के आर्टिकल अगर कोई इंसान पढ़ना, आपका क्या ख्याल, पढ़ा होगा इन्होंने भी? बिल्कुल पढ़ा होगा सर, क्यों नहीं? क्योंकि आरजू अगर इनके आर्टिकल वॉशिंगटन DC पहुंच चुके हैं तो रावलपिंडी क्यों नहीं पहुंच रहे वो? और उन्होंने डायरेक्ट उन लोगों के नाम लिए हैं, उस एंकर का नाम लिया है उन्होंने, बिल्कुल इदारों के नाम लिए हैं। और ये तो एक वाक्य है सर, इस तरह के कह रहे हैं कि बेशुमार तो हजार वाक्य। और वो माने हैं। उन्होंने ये भी तो कहा, साकिब निसार साहब के साथ बैठ के उन्होंने, कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा हाँ किया है हमने ऐसे एंकर्स के सामने। उन्होंने खुद घबराए हुए हैं, उनका व्हाट्सएप वो हैक हो गया अकाउंट, तो वो बहुत बौखला गए। वो भी पता नहीं कि क्या क्या निकल रहा है उसमें से। लेकिन इसको कंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा? मुझे ये अफसोस ये है, ठीक है सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है, ख्वाजा आसफ ने बातें की हैं, अब्सार आलम साहब ने आर्टिकल लिखे हैं, जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखे हैं, लेकिन इसको कंक्लूड, इसकी आखिरी किस्त क्यों नहीं निकल रही? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इन चीजों के ऊपर सोयो मोटो एक्शन क्यों नहीं लेने वाला अभी इंसान पैदा हुआ पाकिस्तान में? इन सारे अभी तक पाकिस्तानी ऐसा क्यों नहीं पैदा हुआ जो कहे कि मैं आओ जी मैं पाकिस्तान बचाता हूँ, ये सारा कुछ मैं फिक्स करता हूँ? वो क्यों नहीं हो रहा? कौन करेगा सर? इनके ऊपर कौन हाथ डालेगा?
इन एजेंसीज के ऊपर, इन फौजियों के ऊपर कौन बोल सकता है? फिर दुआएं खैर करें मिलके, अल्लाह क्योंकि ताला इनके। जो जो अफसार आलम साहब लिख रहे हैं वो भी मतलब बहुत हिम्मत चाहिए जो उन्होंने लिख दिया है सब कुछ, लेकिन अब ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं कि वो हिफाजत से रहें, मगर फिर भी इनके ऊपर केसेस, आप खुद कह रहे केस भी नहीं बन पा रहा, यहाँ तक कि फैज हमीद पे कोई भी पूछ ही नहीं केस रहा, नहीं। नहीं पूछ ही नहीं रहा। यही तो मेरा सबसे बड़ा अलमिया है आरजू के, पिछले पिछले 8 महीने से, ये जब से शहबाज शरीफ साहब ये आए हैं, 2 वजीर आजम है, कोई पता ही नहीं चल रहा ना कि कौन चला रहा है पाकिस्तान। सूबे अपने 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 क्रूज कंट्रोल पे चल रहे हैं। आजाद कश्मीर वाले, वो जो सेंटोरस वाले हैं, वो अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। वो भी एक मेरा प्रोग्राम ही है वो भी। बिल्कुल। और दूसरा जरदारी साहब अलग अपना एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और कोई किसी तरफ से कुछ सख्त फैसला नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कंट्री जो है, आप हर जगह से मांग मांग के पैसे, आपने कोई कंट्री छोड़ा ही नहीं है। कोई आपका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। भारत में वो जो आपको चीफ जस्टिस को बुलाया, वहां पे वो नहीं गए हैं। वहां पे वो मुनीब अख्तर साहब जस्टिस हैं, वो वर्चुअल करेंगे। और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो पाकिस्तान जाते ही नहीं है। वो हमेशा, जब भी मैं लौट के देखता हूँ तो या न्यूयॉर्क ही होते हैं, वो देखता हूँ तो कभी वो पिछले दिनों शेख रशीद ने बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल रावलपिंडी के इससे भी छोटे छोटे ममालिक वहां चले जाते हैं अफ्रीका में, और पाकिस्तान तो वो लगता है सिर्फ दौरे पे आते हैं। तो ये इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन चला रहा है। पता लग तो मुझे रहा है जिस तरह कोई मुर्शद ही चला रहा है इसको। मुझे तो जिस तरह वो इमरान खान साहब चलाते हैं जिन्नात के जरिए, वो उस वक्त तो जिन थे, अब पता नहीं कौन से भूत चला रहे हैं इसको। सर एक हमारे दोस्त हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, और उनसे मेरी बात हो रही थी कल, तो उनका नाम मैं नहीं लूंगी कि वो बेचारे मुश्किल में ना आ जाए। वो कहने लगे कि इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान को तोड़ के दोबारा बनाया जाए। मैंने कहा कोई खिलौना है कि तोड़ के? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि टूट भी नहीं रहा। ये टूट तो चुका है, टूटा तो है, टूटा तो जोड़ नहीं रहा। देखिए ना, मैं टूटने की मिसाल आपको देता हूं। आप अगर आरजू, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, तो सॉवरेंटी आपकी नहीं है, फेडरेशन आपकी नहीं है। सूबे अपने अपने फैसले खुद कर रहे हैं। जिस दिन आपके सूबों के जो वजीर थे फाइनेंस, उन्होंने आईएमएफ को लेटर लिखे थे, अपनी मर्जी से कम्युनिकेट किया जा रहा था, फेडरेशन खत्म हो चुकी थी उस दिन आपकी। और जो फेडरेशन की आपकी वो, उसके बाद मैं बताता हूं, परवेज अलाई साहब ने इस्लामाबाद के अफसर अपॉइंट किए हुए, वो पंजाब में उनको आने नहीं देते थे। जब पंजाब जो फेडरल गवर्नमेंट के जो एसएसपी थे, उनको जब फेडरल हुकूमत वापस मांगती थी, वो उनको छोड़ते नहीं थे। फिर उसके बाद ये था कि पंजाब ने, मुझे अभी याद है उस फैसले ने, परवेज लाई ने कहा था कि इमरान खान हमारा लीडर है, हम बनी गाला खुद जाके उसकी हिफाजत करेंगे। फेडरेशन तो खत्म हो गई थी उस दिन। फिर आप स्विट्जरलैंड पैसे मांगने गए हैं अपने सैलाब जदगान के लिए, हर सूबे ने अपनी नुमाइंदगी जाके अलग से की। बल्कि वहां जब सूबा सराज का मिनिस्टर गया था, उसने इमरान खान की तस्वीर लगा ली थी। फेडरेशन तो आपकी खत्म थी उसके बाद। अच्छा, बॉर्डर की वायलेशन डेली बेस पे आपके तालिबान कर रहे हैं, बॉर्डर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये भी एक स्टेट के फंडामेंटल्स होते हैं। फिर रेट ऑफ गवर्नमेंट आपकी वो नहीं है, रूल ऑफ लॉ कोई नहीं है। फिर उसके बाद अदालतें अलग अलग हो चुकी हैं आपकी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अदालत के अंदर कैंप बन चुके हैं अलग अलग जजों, वो एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे की बातें नहीं मानते। तो ये आप टूट चुके हैं। जुड़ा कहां से? इसको जुड़ा हुआ कंट्री कहते हैं आप। मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा आपसे। मैं तो नौज बिल्ला, मैं अक्सर कहता हूं, मेरे मुंह में खाक। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब सिर्फ आपको अलग अलग तराने और अलग अलग झंडों की जरूरत है, और तो कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या है? यू आर डिनाइंग योर फेडरेशन। जब 4 सूबे मिलकर फेडरेशन को डिनाई कर दें, तो टूटना क्या कहते हैं आप? किसको कहते हैं टूटना और जोड़ना? जब 4 सूबे मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को चलाएं और फेडरेशन की बात ना माने। 25 मई को खान साहब जब सूबा सरहद से इस्लामाबाद की तरफ आए थे, तो सूबा सरहद की पुलिस लोडेड होकर आई थी असले के साथ इस्लामाबाद पे अटैक करने के लिए। तो ये फेडरेशन है, ये कंट्री है। टूटा हुआ नहीं है तो और जुड़ा हुआ कहां से?
सर कहने के लिए तो जुड़ावा ही कहलाता है ना, वरना उनका तो मेरे ख्याल में मकसद बात वो यही कर रहे थे कि पूरी तरह से तोड़ के और जब दोबारा जो है वो बनाया जाए तो फिर शायद कुछ बेहतरी है, लेकिन वो कह रहे थे ये प्रॉपरली कंप्लीटली टूट भी नहीं रहा है, जैसा है वैसा ही चलता जा रहा है। आरजू, मैंने जब अमेरिका से एमबीए किया था, कई दफा आपका सिस्टम इतना करप्ट हो जाता है, आपकी एक प्रोजेक्ट जो है इतना करप्ट हो जाता है कि उसको फिक्स करना इज नॉट वायबल नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान का आपका सिस्टम, इसको जोड़ना, इसको कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, इसको एक दफा गिरना चाहिए, गिर खत्म बिल्कुल टोटल। ये 5,000 लोग हैं, ये मायूस होकर लंदन अपने बच्चों के पास चले जाएं और उसके बाद कोई पाकिस्तानी लोग इसको बचाने की कोशिश करें जिनकी माएं, बहनें, बीवी, बच्चे पाकिस्तान के अंदर है। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी अपने नई आर्मी चीफ, आज भी उम्मीद है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सख्त फैसला नहीं किया। इस पे मैं थोड़ा सा, मेरे लिए क्वेश्चन मार्क कि मिडिल क्लास से आए हैं, वालिद इनके प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, हाफिज़े कुरान है, क्लीन रैकेट है उनका, कोई उन पे एलिगेशन नहीं है अभी तक, सिर्फ ये कि थोड़ा सा सख्त फैसला उनको खुद करना। सर एक न्यूज और चल रही है, आपने आर्मी चीफ का नाम लिया, उससे मुझे याद आया कि ये सुनने में आ रहा है, कहाँ तक सही है मालूम नहीं, लेकिन ये कि कई लोग कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने जो है वो जरदारी साहब से बात की थी और उन्हें कहा कि जी पाकिस्तान की हालत है तो आप कुछ अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान में ले आइए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करें, आप नवाज शरीफ साहब से बात करें, अगर मतलब वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 5 बिलियन लाते हैं मैं 10 ले आऊंगा, ठीक है। इस तरह से वो बात सुन के उनकी गए नवाज शरीफ साहब के पास, नवाज शरीफ साहब से कहा तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन पहले वो जो आपके जनरल्स खा गए ना पैसे, जो आपके फौज के लोग, उनसे कहे ले आए। तो उन्होंने सोचा कि बस फिर तो कहानी वहीं खत्म हो गई, वो आ गए वापस। तो ये हाल है, मैं इस तो कैसे करेंगे वो? आपने मुझे कहा I will definitely look into it. I will do some research and try to verify it if it's एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों ने बताया और कल जो है वो लगता नहीं है, लगता ऐसे नहीं है। लेकिन मैं आरजू मैंने आपके शायद प्रोग्राम में ही कहा था कि हमारे आर्मी चीफ साहब जब सऊदी अरेबिया गए थे तो मैंने कहा था कि वहां उम्रे के बाद अगर मोहम्मद बिन सलमान से ये पूछ लें कि वो 10 लोगों को किस तरह लेके गया था होटल के अंदर, फिर वहां से सारे पैसे उसने लिए थे उनसे, मैंने ये फार्मूला पूछा था। और पाकिस्तान में वही 10 लोगों को अगर सरीना ला के कहते कि भाई अपने हलाल के कमाए में रख लो, जो पाकिस्तान के हराम के लूटे में वो दे दो, तो पॉसिबल था। मोहम्मद बिन सलमान ने भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले बंदे नहीं होंगे ये हमारे आर्मी चीफ इन लोगों से पैसे लेने वाले। और उसके बाद में दूसरी बड़ी बात है, हमारे जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब जो है लिस्ट एक अपने हाथ में लेकर फिर रहे हैं 10 लोगों की, तो उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी पूछा जाए, उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब से बुलाया जाए कि भाई वो कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जिनको 1 अरब रुपए 1 अरब 20 करोड़ की इस्लामिया उनकी बच्ची को मिल रही, उनको भी बुलाया जाए। तो पैसे तो बहुत है आपके पास, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपको आईएमएफ की जरूरत नहीं है। आप ये आईएमएफ का ड्रामा है सिर्फ, ये तो सिर्फ वो जो इस वक्त जिनकी बीवियां बच्चे लंदन में बैठे हैं टोरंटो वाले, ये तो उनको चाहिए आईएमएफ का जो पैकेज है। और आईएमएफ को भी इस बात का पता है, उन्हें भी जल्दी नहीं है, उन्हें पता था श्रीलंका के हालात खराब है, उन्होंने पैसे दे दिए। आपका उन्हें पता है आपके पास बहुत पैसा है, आपने जब से अयूब खान के बाद से आपने लूटें शुरू की, और जब खासकर अफगानिस्तान में रशिया आया, आपने इतना लूटा है, ना सिर्फ अमेरिका को, पूरी दुनिया को लूटा है। आपने दहशतगर्दी के नाम पर इतना कारोबार किया है कि आप छोड़ ही देना, इतना लूटा है। आपके जो अफसरान हैं उनके तह खानों में ढेर लगे पड़े हैं डॉलरों और पाउंडों के, ये हालात। यहाँ पे आरजू, मैंने शायद आपके सेगमेंट में बताया था, मेरी बच्ची जॉर्ज वॉशिंगटन में पढ़ती थी यहाँ पे, तो आपके इसी जो लूटने वालों की बच्चियां, जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे, वो अक्सर कहती थी डैडी कि यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड आता है, 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां आ जाए तो वो बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास का टिकट लेके पाकिस्तान चले जाते। 25-25 हजार डॉलर के बैग होते हैं उनके हाथों में, 10-10 हजार डॉलर महीने के किराए के अपार्टमेंटों में अकेले रहते हैं। यहाँ पे एक मेरी बच्ची के 2 दोस्त थे, दोनों बहन भाई थे, अलग अलग अपार्टमेंट किराए पे लेके रहते। इतना पैसा था, इतनी लूट उनके पास। ये तो अब ये तो आरजू, ये दर हकीकत एक दुआ, मैं कहता हूँ आए मिलके रिक्वेस्ट करते हैं, 22 करोड़ लोग मिलके आज दुआ करें कि कोई ऐसा इंसान पैदा हो पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी करे, जो कहे कि आए ये जो जिन्होंने लूटा है आए इनसे पैसे वापस मांगे। लेकिन वो कर वही करता है
कि जो खुद पाकिस्तानी हो और जी। जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तानी। बिल्कुल, ऐसे ही सर वही करेगा, लेकिन अगर आर्मी चीफ वाली खबर में थोड़ी-सी भी सच्चाई है कि वो जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब के पास गए, तो फिर उनको जो नवाज़ शरीफ साहब ने इन केस अगर कहा है कि फिर अपने फौजियों से भी पैसे लें, तो वो भी कर लेना चाहिए। मेक काफ़ी सेंस है, पैसा आ नहीं वो तो मैं जाएगा। पहले ही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, हाँ, अकाउंटेबिलिटी तो अंदर से शुरू करनी चाहिए। इन हाउस बिल्कुल। क्लीनिंग सबसे पहले ज़रूरी है, इन हाउस क्लीनिंग, और उसमें बहुत ज़रूरी इसलिए है कि रिप्यूट ठीक करनी इस इंस्टीट्यूशन की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज आपको जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।